एनसीईआरटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर था जो मोशन ऑफ द अर्थ क्लास 6 का, है ना, थर्ड चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया। सारे कंसेप्ट समझ लिए, सारे पॉइंट समझ लिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस समझ ली हमारी लाइफ में, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है वो भी समझ ली। उसके साथ साथ हमने सीजन समझ लिए कि सीजन्स भी कैसे आते हैं, है ना। अब आप लोग समझ जाओगे ना कि किस डेट पे कौन से हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन चल रहा होगा, है ना। ये सब आप लोग को पता चल गया होगा। ओके गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 जो कि है मैप्स, ठीक है, क्लास 6 की ज्योग्राफी का है चैप्टर 4 मैप्स। अब देखो क्या होता है, हमने अर्थ देखी थी। अर्थ कैसे देखी थी? ग्लोब के, है ना। ये ग्लोब था ना, मिनिएचर ऑफ द अर्थ या ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये क्या है? अर्थ। मतलब पूरी अर्थ को हमने सिर्फ इतने से पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया कि इस तरीके से दिखा दिया कि ये जो है वो अर्थ है। अब आप अर्थ में कहीं ये देख सकते हो कि इंडिया कहाँ है? हाँ मैम, देख सकते हैं कि इंडिया इधर है ना। लेकिन आप ये पता कर सकते हो कि आप यहाँ पे कहाँ रहते हो? पता कर सकते हो कि आपकी सिटी कहाँ आती है? नहीं ना। तो इस वजह से क्या करा गया कि पूरी अर्थ को मतलब दिखाना तो इजी था कि कौन सी जगह, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सी कंट्री आ रही है। लेकिन कंट्रीज में भी स्टेट्स हो गए, यूटीज हो गई, सिटीज हो गई और साथ में आपका विलेज हो गया, टाउन हो गया, सबको रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल नहीं है ना ग्लोब में। तो इसलिए बनाए गए मैप्स, ठीक है। मैप क्या होती है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर एक ड्राइंग होती है अर्थ की सरफेस को एक पीस ऑफ पेपर पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकली समझो, ये मैप है वर्ल्ड का, है ना। वर्ल्ड का मैप ऐसे दिखता है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, एक ये पूरी अर्थ की सरफेस हो गई ना। देखो क्या था, ये पूरा मैप इन्होंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ पर एक बार और समझाती हूँ। सपोज कीजिए ये मैप है, ठीक है। अब क्या करा, ये एक हॉरिजॉन्टल शेप में है। अगर मैं इसको, इसके इस एंड को इस एंड के साथ जोड़ दूं या ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ वैसे ही जो है स्फेरिकल या सर्कुलर शेप नहीं बन गई? देखिए बन गई ना। तो ये फिर से ग्लोब बन गया। तो वही चीज क्या करा गया कि ग्लोब को खोल दिया गया इस तरीके से। एक पीस ऑफ पेपर पे किसी भी कंट्री का मैप हमने शो कर दिया या अर्थ की सरफेस को हमने एक पीस ऑफ पेपर पे शो कर दिया, उसकी ड्राइंग बना दी, तो उसी को ही कहते हैं मैप। तो सबसे पहले आता है व्हाट आर मैप्स। मैप्स होते क्या हैं? मैप्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग्स ऑफ अर्थ सरफेस और अ प्लेस whatever on earth, ठीक है, which is fit into the piece of paper, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मैप्स। रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग्स ऑफ अर्थ सरफेस और अ प्लेस which fit into the piece of paper, not place, it's piece of paper। ये है हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन, जिसका मतलब भी हम समझ गए कि हमने अर्थ की सरफेस को या अर्थ पे प्रेजेंट किसी भी प्लेस को जब एक पीस ऑफ पेपर पे प्रेजेंट कर दिया गया या रिप्रेजेंट कर दिया गया या ड्रॉ कर दिया गया तो उसको कहा मैप। अंडरस्टूड? मैप समझ गए क्या है? गुड। अब क्या होता है, आपको बहुत
प्रोजेक्ट मिलता होगा, या प्रोजेक्ट भी नहीं, मैम कहती होंगी कि कल पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप ले आना। तो यानी कि मैप के टाइप्स भी हो गए, है ना। तो टाइप ऑफ मैप्स भी हो गए। अब टाइप ऑफ मैप्स हो गए तो यानी कि कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए आपकी बुक में जैसा मेंशन है। पहला हो गया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, इसको रिलीफ मैप भी कहते हैं, रिलीफ मैप। दूसरा हो गया पॉलिटिकल मैप, और तीसरा हो गया थीमेटिक मैप। ठीक है, 3 टाइप के मैप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। देखो, पॉलिटिकल पढ़ लोगे तो फिजिकल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्या होता है पॉलिटिकल मैप्स? क्या होते हैं पॉलिटिकल मैप्स? वो मैप्स होते हैं जिनमें आपको बाउंड्रीज पता होती हैं, जिनमें मैप्स में बाउंड्रीज गिवन होती हैं कि ये स्टेट्स इतनी बाउंड्री के बीच में आता है। ठीक है, आपको दिखाती भी हूँ मैं। ओके, कोई छोटू सा मैप नहीं मिल रहा है मुझे, बट वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, चिंता करने की बात नहीं है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, सब आप लोगों को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये ठीक है, ये जो हैं वो क्या है, वो पॉलिटिकल मैप्स हैं। इनमें सब में बाउंड्री है। ठीक है, ये पता है कि कौन सी जगह पे कौन सा स्टेट आ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि थीमेटिक, वो पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जिसमें टाउन, सिटीज और विलेजेस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक बाउंड्री के अंदर, मतलब उन्हें शो किया जाता है, शो मैप्स। ठीक है, शो सिटीज विलेजेस इन द मैप। ठीक है, और फिजिकल मैप्स मतलब जो फिजिकल चीज़ या नेचर की चीज़ें जिसमें दिखाई जाती हैं, जैसे कि रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, और क्या क्या चीज़ें हो गई बताइए आप लोग। प्लेट्यूज हो गए जिन्हें पठार कहा जाता है, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, मतलब नेचर की चीज़ें जो दिखाई जाती हैं उसको कहते हैं फिजिकल मैप। और थीमेटिक मैप्स जिनमें थीम होती है, आपके फ़ोन में थीम होती है ना, जैसे आप थीम स्टोर में जाते होगे तो मुझे ये कार्टून वाली थीम चाहिए, तो आपने अप्लाई करा और कार्टून वाली थीम आपके फ़ोन में लग गई। वैसे ही मैप, जैसे कि आप फ़ोन खोलते हो तो आपको क्या दिखता है, इस तरीके से आपको वेदर का मैप दिखता है। कभी आपको इस तरीके से जो है वो मून दिख गया, ऐसे सन दिख गया। ठीक है, और इस तरीके से क्लाउड्स दिख गए, इस तरीके से आपको वाटर दिख गया, रेनफॉल दिख गई, तो आप समझ जाते हो कि आज रेनफॉल होने वाली है। तो वो सब मैप्स ही तो है। ऐसे मैप जिसमें थीम शो करी जाए, किसी की भी थीम, रेलवे लाइन की, आपने रेलवे का मैप देखा होगा, उसमें किस तरीके से लाइन बनी होती है ना, कि ये लाइन इसको इधर से जोड़ रही है, ये स्टेट से स्टेट्स तक जोड़ रही है। और आपने एयरपोर्ट्स की देखी होगी, आपने एरोप्लेन का मैप देखा होगा, आपने वेदर मैप देखा होगा कि यहाँ पे ये मौसम होगा, यहाँ पे ये मौसम होगा। फॉरेस्ट मैप कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है। ठीक है, मतलब जिसमें भी थीम होती है वो होते हैं थीमेटिक मैप्स। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि मैप्स के अब कंपोनेंट भी तो होने चाहिए। कंपोनेंट मतलब मैप्स के पार्ट भी तो होने चाहिए, कि ऐसे ही थोड़ी ना मैप बना दिया जाता होगा कि कुछ भी क्या कहते हैं लाइन बना दी तो मैप बन गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ मैप्स। सबसे पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, मैप्स क्या होते हैं, इतनी देखो कितनी सारी जो है वो डिस्टेंस होती है। आप खुद ही सोच लो,
आपके स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में किलोमीटर्स में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे इतने बड़ी जो डिस्टेंस को वो हम खाली एक पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ तो हम लेते होंगे ना, तो वो हम लेते हैं स्केल, ठीक है। जब हम जो है डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, ध्यान से सुनना, इधर देखो कहीं और मत देखो, जब हम डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं और उसको एक पीस ऑफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हो गया डिस्टेंस। व्हेन वी रिड्यूस द डिस्टेंस एंड फिट इनटू द पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ मैप विच इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस भी क्या होते हैं, अब डिस्टेंस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्केल से, स्केल्स, ठीक है। जैसे आपके पास स्केल होता है, ठीक है, नटराज का स्केल आता है या डॉम्स का भी आने लगा है, ठीक है, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ कंपनी की। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो आपको कोई लाइन, आपसे मैम कहती है 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप उतनी खींच देते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, डिस्टेंस तो किलोमीटर्स में इतना सारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हमें स्केल की नीड होती है, ठीक है। तो वो स्केल क्या होता है, एग्जाम्पल समझ लो कि आप सपोज कर लो आपके घर से आपका स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर्स है। कितने किलोमीटर से, 10 किलोमीटर्स। अब आप जो है 10 किलोमीटर की लाइन बनाओगे क्या एक स्केल, एक पेपर पे, नॉट पॉसिबल, इतना बड़ा तो पेपर भी नहीं होता है, ठीक है। और इतने बड़े मैप की हम लेके कैसे जाएंगे, तो क्या होता है, स्केल्स ले लेते हैं। वो सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को उन्होंने क्या मान लिया, 5 किलोमीटर्स मान लिया। देख रहे हो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले आए। यही तो स्केल की बात होती है कि आप डिस्टेंस को किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हो, वो होता है स्केल, ठीक है। और स्केल क्या होता है, स्केल होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस on the ground and the ratio जो हो गया actual distance on the ground and on the map is called scale। जब रेशियो हम एक्चुअल डिस्टेंस का, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर्स, इसी से एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस था आपके स्कूल से आपके घर तक का, वो था 10 किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैथ्स लग गई, ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैप, मैप में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो या तो आप इसको क्या कहते हैं किलोमीटर में चेंज कर लो, या इसको आप मीटर में चेंज कर लो, तो वो कितना आएगा, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर में, सपोज करो ये आपका घर था, आप इधर खड़े हुए हो, ओके, छत से झांक रहे हो, और ये सपोज कर लो आपका स्कूल हो गया, क्लासरूम्स, ठीक है। स्कूल जाने तक का सपोज कर लो ये 1 सेंटीमीटर आपने लाइन ली और दूसरी ली आपने 1 सेंटीमीटर, तो ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट होके हो गए टोटल 10 किलोमीटर। तो आपने इतनी सी जगह में इतने से डिस्टेंस में अपना पूरी मैपिंग दिखा दी, घर से लेकर स्कूल तक की। यही तो स्केल का और मैप का कमाल है। अब समझ में आए, गुड। तो यानी कि मैम स्केल के टाइप्स भी होंगे फिर, हाँ जी बिल्कुल स्केल के टाइप्स हैं। तो वो क्या है मैम, वो है स्मॉल स्केल्स, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप्स,
मतलब छोटा स्केल और बड़ा स्केल, है ना। अब जो ये स्मॉल स्केल मैप्स है ना, ये यूज होते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को छोटे छोटे स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। सपोज कर लो हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर तक, स्मॉल स्केल। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम डिस्टेंस तो ज्यादा लिया तो ये तो लार्ज स्केल होना चाहिए, नहीं। लार्ज मतलब हो गया कि मैप पे आप कितना लंबा रिप्रेजेंट कर रहे हो, ध्यान रहेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस आप मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हो गया लार्ज स्केल, और जितना छोटा आप मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हो गया स्मॉल स्केल, ठीक है। यानी कि आपने 5 सेंटीमीटर्स में 500 किलोमीटर्स तक रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हो गए आपके स्मॉल स्केल मैप्स। वहीं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, जैसे आप सपोज कर लो अपने विलेज का मैप दिखाना है आपको, अपने टाउन का मैप दिखाना है, अपनी सिटी का मैप दिखाना है, तो उसमें आपने मान लो सपोज कर लो कि आपने 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर ही शो करा, बस सोचो कहाँ 500 किलोमीटर, कहाँ 500 मीटर, ठीक है। तो ये होते हैं लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स। तो पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस की, दूरी की बात करते हैं, ठीक है, किसके बेस पे लेके, स्केल के बेस पे लेके, जब हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं स्केल को लेके, स्केल एक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। स्केल क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड वर्सेस ऑन द मैप, ठीक है, ये हो गई स्केल की डेफिनेशन। अब दूसरा कंपोनेंट है, बताइए दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए, दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट आपका है डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। दिशाएं, ठीक है, जिसे दिशाएं भी कहते हैं हिंदी में, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो है मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको ज्योग्राफी की इस सीरीज में। डायरेक्शन को देखो सिंपली बस याद रखो, जब हम ऊपर जो है हमेशा नॉर्थ लेते हैं, उसके अपोजिट में साउथ लेते हैं, उसके लेफ्ट में हम हमेशा वेस्ट लेते हैं, और जो राइट में है हमेशा ईस्ट लेते हैं। ये हम बताएं जो है वो ध्रुव तारा जिसे कहते हैं, पोल स्टार, उसके रेफरेंस में हम नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, तो हम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर लेते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिया जाता है। अब क्या हो गया, ये इन्हें कहते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे कार्डिनल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, कमेंट्स में बताइए, व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, ओके। तो कार्डिनल्स होते हैं जो हम 1 2 3 इस तरीके से बोलते हैं। वैसे ही ये डायरेक्शन भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जा रही है ना, कि हर एक जो है वो कॉर्नर की चीज बताई जा रही है, हर एक डायरेक्शन कि लेफ्ट में कौन सी होगी, राइट में कौन सी होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन होगी, तो वो सब कार्डिनल पॉइंट्स इसको माना जाता है। और इनके बीच में क्या होता है ना, इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, जिसको कहते हैं, देखो कैसे देखते हैं, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी उसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे ना। जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगी उसे कहेंगे साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगी उसे कहेंगे साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गए, तो ये हो गई इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मतलब जो मेन डायरेक्शंस के बीच में आ रही है। ये मेन डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनके बीच में ये जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर हो गया, ठीक है।
थर्ड कंपोनेंट है सिंबल्स। अब देखो हमारी अर्थ में कितनी सारी नेचुरल जो है वो फिजियोग्राफीज है ना। नेचुरल फिजियोग्राफीज क्या हो गई, कितने सारे माउंटेन्स, ट्रीज हो गए और रिवर्स हो गई, ब्रिजेस हो गए। तो उनको एज इट इज शो करना तो बहुत इम्पॉसिबल सा है ना। मतलब इतने इतने छोटे से पेपर पे आपको माउंटेन भी दिखाना है, रिवर्स भी दिखानी है, प्लेट्यूज भी दिखानी है, तो क्या करा ना, क्या कहते हैं इसको, सिंबल में ट्रांसफर कर दिया गया कि क्यों ना हम इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को एक छोटे छोटे सिंबल लेके चलें। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सिंबल्स। जैसे कि एक्चुअल शेप जो होती है वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी होती है। जैसे सपोज करो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब आप मैप में जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाओगे कि इस एरिया में, सपोज कर लो ये कहीं का मैप है, इस एरिया में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। लो मैप कहाँ से दिखाओगे, ये तो ऐसे ही जो है कवर हो गया। तो क्या करा गया कि इतनी बड़ी फिगर्स को ना दिखा के छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए गए। ठीक है, या छोटे छोटे सिंबल्स ले लिए गए जिनको शो करा गया एज अ सिंबल। ठीक है, छोटी छोटी फिगर्स ले ली गई जिनको सिंबल्स, हो सकता है ये बिल्डिंग्स को ऐसे दिखा दें पॉइंट में। लो इतनी बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे शो हुई। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जरूरी नहीं है ऐसे दिखाया गया हो। आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे ऐसे कहीं पे बना होता है वहां पे इस तरीके से उसको शो भी करा जाता है कि यहाँ पे हमने इसको बिल्डिंग बताया। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स हो गए, इतने बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स, वहां पे आपको ट्रेन नहीं दिखा रहे, इम्पॉसिबल है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे सीधे से लाइन बना दी, या हो सकता है ऐसे कर दिया, तो ये रेलवे ट्रैक्स हो गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ क्या होता है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ सिंबल्स पे कि सारे जो कंट्रीज हैं ना, जैसे हमारा रोड साइंस होते हैं ना, वो एक इंटरनेशनल है कि सब जगह जो है रोड साइन वो ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे कि स्टॉप के लिए इतना बड़ा सा रेड कलर का जो है वो सर्कल होता है और वो रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर फिल होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप। तो वो आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ कंट्रीज के बीच में, उसे कहा गया कन्वेंशनल एग्रीमेंट फॉर सिंबल्स। ये पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनल एग्रीमेंट किसको रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि सिंबल को रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंबल्स आपको पता चल गए। ठीक है, कहीं कहीं ट्रीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, और सपोज कर लो कि जैसे आपके एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है एनसीईआरटीज में भी आपको, कि रिवर को जो है वो इस तरीके से बता दिया गया है ना, प्लेट्यूज को ऐसे करके बता दिया गया, माउंटेन को ऐसे बता दिया गया। तो ये छोटी छोटी फिगर्स हो गई जिससे पता चल गया कि इस तरीके से यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, क्योंकि अब आप खुद बताइए, आप कहीं कंट्री में जा रहे हैं, अब वहां पे हो सकता है आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती हो, या कंट्री छोड़ो किसी स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, बट आपके पास मैप है, आपके पास मैप में ये सिंबल्स हैं, तो आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज है। पता चल गया कि यहाँ पे ट्री है, अच्छा ट्री के सामने यानी कि एक पेट्रोल पंप है, तो वो पेट्रोल पंप का साइन बना दिया गया। तो उससे आपको पता चल गया कौन सी जगह कहाँ पे है। अगर आपको जो है वो लैंग्वेज नहीं आती है तब भी आप उस चीज़ को पहचान जाओगे। ओके, तो ऐसे ही क्या करा जाता है, कलर्स लिए जाते हैं, ये सिंबल्स में आता है कलर्स का भी। तो कलर जैसे कि सबसे पहले ब्लू को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो वाटर बॉडीज हैं, मतलब वहाँ पे क्या होने चाहिए, वहाँ पे रिवर्स होनी चाहिए, ओशियंस होने चाहिए, ये ब्लू का मतलब हो गया। जहाँ पे आपको मैप में ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर। अब पता है कहीं कहीं आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ब्लू जो है लाइट ब्लू भी होगा, डार्क ब्लू भी होगा। तो डार्क ब्लू का मतलब होता है डीप, मतलब वहाँ पे बहुत गहराई है पानी में। और जहाँ पे आपको लाइट ब्लू दिखेगा ना, मतलब वहाँ पे जो है पानी की गहराई कम है, मतलब शैलो है वहाँ, मतलब वहाँ पे क्या है, किनारा है किसी भी लैंड मास का। ठीक है, वहाँ पे किनारा है, यानी कि वहाँ जो है वो डीपनेस कम है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है।
ये आगे के में बताएंगे, अभी आपको बेसिक बता रही हूँ। ये ब्लू मतलब वाटर बॉडीज हो गया, ठीक है। येलो मतलब हो गए प्लेट्यूज जिन्हें पठार कहा जाता है। ब्राउन हो गया माउंटेन्स, पहाड़। और ग्रीन हो गए प्लेन्स, प्लेन्स मैदान। ज़्यादातर हरे भरे होते हैं ना, मतलब खेत तो होते हैं, इसलिए उनको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये तो बात हो गई आपके सिंबल्स की, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, एक नहीं 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं बस। ये है स्केच। ये आप लोगों ने बहुत खेला होगा स्कूल में भी, हमने तो स्कूल टाइम में अपने बहुत, हमने क्या करा, कभी कभी क्या होता है कि कोई हम लोग कहते हैं मैं तुम्हें अपने घर का मैप बताऊं। पता है मेरे घर के मैप में आप क्या करोगे ना, जैसे गेट से एंटर करोगे उसके राइट हैंड में किचन है, लेफ्ट हैंड में स्टेयर्स हैं, और आप स्ट्रेट चले जाओगे तो आपको लॉबी दिखेगी, फिर ड्राइंग रूम दिखेगा, फिर रूम्स दिखेंगे, फिर बाथरूम्स दिखेंगे। आप ऊपर चले जाओगे तो आपको ऊपर जो है रूफ यार्ड मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमने एक मैप में बता दी अपने फ्रेंड को, एक स्केच में। ये मेन गेट हो गया, यहाँ हमारा किचन है, यहाँ हमारी स्टेयर्स हैं, यहाँ हमारी लॉबी है, यहाँ सपोज करो हमारा बाथरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा रूम है। तो सोचो आपने एक स्केच बनाया, ठीक है। वो स्केच में कोई स्केल नहीं था कि आपको इतने सेंटीमीटर आगे जाओगे या इतना आप मीटर आगे जाओगे तो आपको हमारी स्टेयर्स दिखेंगी। तो ये क्या था, एक ऐसी स्केच जो स्केल्स पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्केच। ऐसी ड्राइंग जो स्केल पे डिपेंड होके नहीं बनाई जाती है उसे कहते हैं स्केच। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसे आप रफ ड्राइंग कह सकते हो। रफ ड्राइंग which represent without scale, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्लेन। प्लान, सॉरी प्लेन नहीं, प्लान कहते हैं ना। आज क्या प्लान है, आज संडे है ना, व्हाट इज योर प्लान। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो क्या हो जाता है जब हम किसी ड्राइंग को किसी प्लान के साथ बनाते हैं, मतलब क्या होता है, हमने लार्ज एरिया को, लार्ज चीज़ों को हमें एक पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। अब मेनली ऐसा कहाँ होता है जहाँ पे घर उर की बात होती है कि सपोज करो किसी का जो है इस स्क्वायर फीट में जो है वो घर है या फ्लैट है। तो उनने कहा कि हमें ऐसा चाहिए, यहाँ रूम होना चाहिए, रूम की विड्थ इतनी होनी चाहिए, सॉरी मीटर्स में होगी ऑब्वियसली, और क्या कहते हैं जो है वो लेंथ इतनी होनी चाहिए 4x4 की, ठीक है। तो ये किचन इतना होना चाहिए 3x3 का, बाथरूम 2x2 का होना चाहिए। तो ये क्या हो गया ना, ये एक प्लानिंग हो गई कि जब हम किसी चीज़ को, किसी बड़े एरिया को एक पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो उसे कहते हैं प्लान। अच्छा एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि हमें स्मॉल स्केल मैप्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी या लार्ज स्केल मैप्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताऊंगी। आप बस मुझे इतना बता दो कि कौन सा मैप स्केल आपको जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, स्मॉल स्केल मैप या लार्ज स्केल मैप, ठीक है। खुद सोचना, स्मॉल स्केल में इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस इतने से पार्ट में दिखाई जाती है, उसमें क्या ही बताएंगे। लेकिन लार्ज स्केल मैप्स में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, उसको हम थोड़े ज़्यादा एरिया में दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना कि उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, लार्ज स्केल मैप्स, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर 4 कंप्लीट। देखा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था और कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया, ओनली इन 1 क्लास। यही तो बात है, पढ़ते रहो बस, चीज़ों में कंसिस्टेंट रहो। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आप लाइफ में कभी भी चीज़ों को लेके ग्रो नहीं कर पाओगे।
पढ़ते रहो। देखो डेली पढ़ो, चाहे आप 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो। आप तो क्लास 6 के बच्चे हो या जो कॉम्पिटिशन्स के लिए क्लासेस देख रहे हो, आप लोगों को भी पता होगा कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ाने के बाद चैप्टर की रीडिंग आपकी बारी है। देखो चैप्टर आपको रीड करना ही पड़ेगा, तभी माइंड चीज़ें को अच्छे से एक्सेप्ट करता है। आपने मेरी वीडियो तो सुन ली, अब आप क्या करोगे ना, अब आप जैसे चैप्टर खोलोगे, सपोज करो आपने चैप्टर खोला, हाँ ये लाइन तो मैम ने बताई थी, अब आपके दिमाग में उस चीज़ को लेके और थॉट्स आएंगे, मे बी क्वायरीज आए, क्वेश्चंस आए, तो आप वो मुझसे आस्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये है फ़ायदा होता है चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस तरीके से देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर बनाने के लिए भी। बस आपका सपोर्ट रहेगा तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड subscribe, share and like the video please. Thank you and change the way of your thinking.